दोस्तों नमस्कार। जनवादी कला मंच में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी अभी बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में मुझे जो जानकारी हासिल हुई है वही मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। साथियों, सभी पड़ोसी देशों से भारत की ठनी हुई है। ऐसे में एक बांग्लादेश ही ऐसा पड़ोसी रहा है जो भारत के साथ था, परंतु अब वहां भारत विरोधी सरकार का गठन हो गया। भारत ने अपने दूतावास के सभी कर्मचारी अधिकारी को वापस बुला लिया। अब पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनता जा रहा है। अब वहां रह रहे भारतीयों की जिंदगी खतरे में हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले अरबों डॉलर के व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। भारत की सांप्रदायिक ताकतें इतनी क्रूर कि मुर्दा जल रहा होता है और उसकी आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहती हैं। ऐसी ताकतें अफवाह फैला रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, और ऐसी झूठी खबरों के साथ फर्जी वीडियो शेयर करके भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश चल रही है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे नरपिशाच होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, दिन रात झूठ बोलने वाली भारत के शोषक वर्ग की मीडिया दिन रात भौंक रही है कि तख्तापलट करवाने के पीछे चीन की साजिश है, क्योंकि चीन को भारत और बांग्लादेश की मित्रता अखर रही थी। कुछ तथाकथित देशभक्त बुद्धिजीवी चीन और पाकिस्तान दोनों का हाथ बता रहे हैं। कुछ तथाकथित क्रांतिकारी इसे बांग्लादेश में हो रहे छात्र आंदोलन की कार्यवाही बता रहे हैं। अमेरिका का नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं है। कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रधान अंतर विरोध के प्रधान पहलू और उसके व्यापक प्रभाव को समझे बिना ये लोग अंधों की हाथी की तरह उक्त घटना की ऊट पटांग व्याख्या कर रहे हैं। वह बांग्लादेश में बढ़ती बेरोजगारी को तख्तापलट का कारण बता रहे हैं। अगर महज गरीबी और बेरोजगारी, आरक्षण में भेदभाव के कारण बांग्लादेश में छात्र आंदोलित होकर तख्तापलट कर रहे हैं, तो ऐसा आंदोलन भारत जैसे देशों में क्यों नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ की दशा बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब है। आइए असल सच्चाई को जानते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की तुलना बांग्लादेश से करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयानक दिखती है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, मगर जीडीपी सिर्फ 26,719 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। वहीं बांग्लादेश की आबादी सिर्फ 17 करोड़ है, और जबकि जीडीपी 46,013 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। उत्तर प्रदेश के मुकाबले बांग्लादेश की जनसंख्या कम है, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 197 देशों में भारत का 142वां स्थान है। 142वें पायदान के नीचे है। बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है, जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,610 डॉलर है, वहीं बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 2,620 डॉलर हो चुकी है। जबकि 2007 में जब बांग्लादेश की सरकार अमेरिका के साथ थी, तब बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की आधी थी। सन 2008 में शेख हसीना की सरकार बनी, तब से शेख हसीना ने भारत के साथ चीन से नजदीकी बढ़ाना शुरू किया और अमेरिका से दूरी बनाए रखा। इसी दौरान चीन के सहयोग से बांग्लादेश में तीव्र विकास हुआ, मगर उस विकास में जनता को, खास तौर पर छात्रों, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सका। रोजगार न मिलने में चीन की गलती नहीं। दरअसल बांग्लादेश का अर्धसामंती
अर्ध औपनिवेशिक समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है। जाहिर है, जब बड़ी मछली और छोटी मछली एक ही तालाब में रहेंगी और बड़ी मछली पर कोई अंकुश नहीं तथा छोटी मछलियों के लिए कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो बड़ी मछलियां तालाब में जो चारा डाला जाएगा उसे बड़ी मछलियां हजम कर जाएंगी। ठीक यही बांग्लादेश में हो रहा है। चीन ने मदद किया, उसका फायदा बांग्लादेश के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े सामंतों ने उठाया। विकास के कार्यों के तहत सारा ठेका, पट्टा, कोटा, परमिट, लाइसेंस, एजेंसी, अनुदान, सस्ते कर्ज आदि इन्हीं शोषक वर्गों ने हथिया लिया। भारत में भी ऐसी लूट जारी है। छात्रों, नौजवानों में गुस्सा है, वे आंदोलित हैं, मगर तख्ता पलट बांग्लादेश में ही क्यों हो रहा है, भारत में क्यों नहीं? साथियों, इसका मतलब मामला कुछ और है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद और पूंजीवाद के बीच जीवन मरण का संघर्ष चल रहा है। जहां समाजवादी शक्तियों का नेतृत्व चीन की जनता कर रही है, वहीं पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों का नेतृत्व अमेरिकी साम्राज्यवादी सुपर पावर कर रहा है। जहां अमेरिका दुनिया भर में फैले अपने 800 से अधिक सैनिक अड्डों के जरिए चीन की घेरेबंदी कर रहा है, वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक महापरियोजना के जरिए उस घेरेबंदी को तोड़ रहा है। जहां चीन पिछड़े हुए देशों में चुनी हुई सरकारों को मदद करके सूद विहीन कर्ज देकर, तकनीकी शिक्षा व सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका पिछड़े हुए देशों में अपनी मनमाफिक सरकार बनाने के लिए चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट कर रहा है, अपने मनमाफिक सरकार बनवा रहा है। कई बार तो राष्ट्र प्रमुखों की हत्या तक करवाता रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के पीछे अमेरिकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, ईरान में चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसदिक को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1954 में ग्वाटेमाला, 1960 में कांगो, 1963 में दक्षिण वियतनाम, 1964 में ब्राजील और 1973 में चिली की सरकार को गिराने में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। 1906 में तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकार के मुखिया नजीबुल्लाह की निर्मम हत्या करके सरकार गिरा दी गई। 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी अमेरिका ने ही गिरा दिया। सन 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिसंबर 2006 में फांसी दे दी। 2014 में यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार का तख्ता पलट करवाया गया। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट करवाया। 2022 में श्रीलंका में तख्ता पलट करवाया। 2022 में सांसदों की खरीद फरोख्त के जरिए पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरा दी गई। तब इमरान खान ने आरोप लगाया कि उसकी सरकार गिराने में अमेरिका का ही हाथ है। बाद में एक दस्तावेज लीक हुआ जिससे इमरान खान की बात सच साबित हुई। जिन जिन देशों में तख्ता पलट हुआ, कुछ एक अपवादों को छोड़कर उन देशों की सरकारें चीन या रूस से दोस्ती करना चाहती थी और अमेरिका के खिलाफ थी। बांग्लादेश की शेख हसीना भी चीन से मित्रता चाहती थी। उनकी सरकार के तख्ता पलट के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ हो सकता है, जिसका खुलासा शेख हसीना ने पहले ही कर दिया था। आइए हम आपको कुछ तथ्य देते हैं जिससे सत्य तक पहुंचा जा सकता है। बांग्लादेश में इस समय अमेरिका के समर्थन की सरकार चल रही है, इसलिए अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ऐसी साजिश कर सकते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन के लिए जो मंच बना, उसका नाम है स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्टूडेंट अगेंस्ट
डिस्क्रिमिनेशन ने आंदोलन शुरू किया, मगर आंदोलन को इस्लामी छात्र शिविर ICS ने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने में अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना की विपक्षी पार्टी से अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के कहने पर ही विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस्लामिक छात्र शिविर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी का छात्र संगठन है। जमाते इस्लामी ISI से जुड़ा है। जमाते इस्लामी चीन विरोधी चरमपंथी संगठन है। चौथा तथ्य यह है कि जमात की साजिशों का खुलासा इस बात से होता है कि जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, वहाँ की सेना ने उस ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अल आजमी को बहाल कर दिया, जिसे शेख हसीना के राजदार में बर्खास्त कर दिया गया था। यह जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अल आजमी जमाते इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में शामिल था। 5 जनवरी 2024 का चुनाव, जिसमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 सीटों में 224 सीटें जीत लिया और शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई। अमेरिका ने अलोकतांत्रिक ढंग से बताकर उस चुनाव की आलोचना किया था, जबकि आज वही अमेरिका चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने वाली बांग्लादेश की सेना की तारीफ कर रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि बांग्लादेश की सेना में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की घुसपैठ, CIA के इशारे पर ही सेना ने आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट करवाया। तथ्य नंबर 6वां, बांग्लादेश का यह छात्र आंदोलन तब तेज हुआ जब शेख हसीना 3 दिवसीय यात्रा पर चीन गई हुई थी, जहां चीन के साथ कई समझौते करना चाहती थी। अमेरिका इन समझौतों के खिलाफ था। आंदोलन तीव्र होने के कारण ही शेख हसीना को तीसरे दिन की मीटिंग रद्द करके वापस बांग्लादेश आना पड़ा। तथ्य 7वां, शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद जो अंतरिम सरकार बन रही है, उसका मुखिया मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक चलाने वाला एक सूदखोर पूंजीपति है। वह कई कंपनियों का मालिक है। वह कट्टर चीन विरोधी है और अमेरिका की कठपुतली के रूप में बदनाम है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए माइक्रो लोन देकर सूदखोरी के जरिए ग्रामीणों का शोषण करने की तरकीब इजाद करने के कारण उसे 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वां तथ्य, इसी साल मई 2024 में शेख हसीना ने खुलासा किया था कि उन्हें एक विदेशी मुल्क से प्रस्ताव मिला था कि अगर वो उसे बांग्लादेश में एयरबेस बनाने दें तो चुनाव में उनकी आसानी से वापसी करवा दी जाएगी। 9वां तथ्य है कि शेख हसीना ने अमेरिका का नाम लिए बगैर यह भी दावा किया था कि वो बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ जोड़कर ईस्ट तिमोर की तरह एक ईसाई देश बनाना चाहते हैं। अमेरिकी रणनीति के अनुसार इसमें पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। यह भारत चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा भी हो सकता है। जाहिर है कि ईस्ट तिमोर बनाने में अमेरिका की ही प्रमुख भूमिका थी। 10वां तथ्य है, आंदोलनकारी छात्रों ने जिस आरक्षण का विरोध किया था, शेख हसीना ने उसे आरक्षण को खामखा लागू करने की बात नहीं कहा, ना ही आंदोलनकारियों की मांग मानने से इनकार किया, बल्कि यह कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका फैसला आने का इंतजार करिए। अचानक मामला तख्ता पलट तक कैसे पहुंच गया? जाहिर है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के एजेंटों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। उपरोक्त तथ्यों से यह बात साफ हो जाती है कि अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन एजेंटों ने मिलकर तख्ता पलट की घटना को अंजाम दिया।
शेख हसीना के बेटे सजीव ने आज तक के फोन पर बातचीत में कहा है कि इसके पीछे उन्हें पाकिस्तान और अमेरिका पर शक है, जबकि शेख हसीना ने तख्ता पलट से महीनों पहले ही अमेरिका का नाम लिए बगैर उस पर तख्ता पलट करवाने का संदेह जताया था। इन घटनाओं में जो लोग अमेरिकी साम्राज्यवादी सुपर पावर की भूमिका को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे सच्चाई छिपाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। बांग्लादेश के छात्रों के पास एक सही क्रांतिकारी पार्टी ना होने से उनके आंदोलन को साम्राज्यवादियों ने हाईजैक कर लिया और जन विरोधी दिशा में लेकर चले गए। अब बांग्लादेश में नागनाथ की जगह सांपनाथ आ गए। जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश से भी खराब परिस्थिति देख रहे हैं और वे बांग्लादेश जैसे आंदोलन की जरूरत महसूस कर रहे हैं। मजाक में ही सही, शेख हसीना जैसा हश्र शेख हसीना का भी करने की जरूरत बता रहे हैं। मगर ध्यान रहे कि एक सही क्रांतिकारी पार्टी ही किसी आंदोलन को सही दिशा दे सकती है, वरना इस तरह के तख्ता पलट से जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।